नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खेल और व्यापार समाचार पर डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश में कोविड की स्थिति की स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। अधिकारियों को सजग रहने के साथ साथ निगरानी बढ़ाने का निर्देश। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार सरकार। मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की नीति कतई बर्दाश्त नहीं करने की। गृह मंत्री का लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा पर जवाब। छत्तीसगढ़ से संबंधित 12 समुदाय एसटी में शामिल। समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी। समुद्री दस्युओं पर शिकंजा कसने और समुद्री व्यापार को प्रभावी और सुरक्षित बनाने में मददगार। राज्यसभा से चर्चा के बाद लौटाए विनियोग विधेयक। कश्मीर में भयंकर सर्दी, चिल्लई कला का दौर शुरू। भीषण शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत। शनिवार तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी। यूक्रेन को $1.8 अरब की सहायता देगा अमेरिका। पैट्रियट मिसाइल बैटरी और सटीक निशाना लगाने में सक्षम बम शामिल। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा की अटकलें तेज। सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये बातें कही। कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सकारात्मक नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करने के लिए कहा था। क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। And again, those with comorbidities, those with a particular age, senior citizens, उनके लिए ये और भी जरूरी है। और ये हमें अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड करते हुए, नॉर्मल काम करते हुए इनका ये प्रिकॉशन हमें लेनी है। बीजेपी के 3 सांसदों की ओर से कोरोना प्रसार को लेकर चिंता जताए जाने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता तो भारत जोड़ो यात्रा निलंबित करने पर विचार करें। राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के 3 सांसद पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने चिंताएं व्यक्त की हैं और उनसे अनुरोध किया है कि मार्च के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने समेत कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और टीके की खुराक लेने वाले लोगों को ही पदयात्रा में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के कारोबार को सीमा रहित अपराध करार दिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि सरकार की नशीली दवाओं के
कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और इस लड़ाई को केंद्र और राज्य सहित सभी को मिलकर लड़ना होगा। लोकसभा में नियम 193 के तहत देश में मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम विषय पर चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सीमा रहित अपराध है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नशा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि सरकार की ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और इसे 3 हिस्सों में बांटकर लड़ा जा रहा है। इसमें पहली संस्थागत मजबूती और सतत निगरानी, दूसरा एजेंसियों का सशक्तिकरण और समन्वयन, तीसरा विस्तृत जागरूकता और पुनर्वास अभियान शामिल है। मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। लोकसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 12 समुदाय जिनमें कई सूची में पहले से सम्मिलित थे लेकिन पर्यायवाची शब्द के रूप में शामिल थे, इन्हें सूची में शामिल किया गया। इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? ये एक मंत्रालय नहीं है, इसको कहा गया कि ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय मामले। जनजातीय मामले जिस पर एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए और पूरे देश में बिखरे हुए जो जनजातीय समाज अपने संस्कृति के लिए विख्यात है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की जो जीवंतता है उसको बरकरार रखना चाहिए। और इसलिए एक मंत्रालय 1999 में आजादी के कितने वर्षों के बाद, अब इसका यदि हमारे अधीर रंजन जी को मैं कहूंगा कि खुद से गणना कर ले कि 1947 में देश आजाद होता है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय जब देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये मंत्रालय बनता है। संसद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए की अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी। साथ ही 2019-20 के लिए अतिरिक्त मांगों को मंजूरी दी। राज्यसभा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। उच्च सदन में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार की ओर से लक्षित ढंग से राहत प्रदान करने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं जा रही है। उन्होंने कंपनी क्षेत्र के करों में राहत देने की नीति का बचाव किया और कहा कि ये राहत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने निजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की भी जानकारी दी। Private sector capex announcements are up 35% year on year and 53% above pre-COVID levels. This is a report from one of the equity research companies. Financial year 23, India private sector capex is seen to be driven by chemicals and renewable energy. This is an observation by one of the institutes which looks at equities research. And वित्त मंत्री ने कहा कि अनुदान की अनुपूरक मांगों को संसद में लाना कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये खाद्य सुरक्षा, उर्वरकों के लिए है,
जो किसानों के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन अनुपूरक मांगों का लक्ष्य यही है कि अर्थव्यवस्था में किसानों, गरीबों सहित सभी वर्गों को समुचित सहयोग दिया जा सके। We have come up with a supplementary demand for grants, which are essentially for ensuring that there's food security. There's also enough to be given for fertilizers, which is so critical for our farmers. And therefore, the items under which we have come with the supplementary demand all are in the direction of ensuring that the Indian economy, particularly the poor, the farmers, and so on, are given enough support. So this is essentially a budget with supplementary demand which keeps the necessary support which has to be given for those who need it. समुद्र मार्ग पर जहाजों को लूटने वाले दस्युओं पर शिकंजा कसने और महासागरों के माध्यम से व्यापार को प्रभावी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाए गए समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पहले भारत के पास कानून नहीं होने की वजह से कुछ मामलों में अपेक्षित कदम नहीं उठाया जा सका। विधेयक में समुद्री लूट में शामिल देश विदेश के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सख्त धाराएं शामिल हैं। साथ ही इसमें प्रत्यर्पण का प्रावधान है। ये कानून भारतीय जल क्षेत्र में आने वाले सभी जहाजों पर लागू होगा जो पायरेसी के शिकार होते हैं। I would submit to you, Honorable Chairman, sir, that attempts to commit, participates, organizer, director are all three different types of actions with a different level of gravity and therefore a different level of punishment if found guilty. There was the issue also about who will investigate this. I think it's very clear from the legislation intended, the bill proposed, that the police officer is the key person, and we will obviously assume that in such cases they have the competence to do that. और इसी के साथ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत चीन के साथ सीमा मुद्दे और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के लिए विपक्षी सदस्यों को के 2 नोटिस अस्वीकार किए। उन्होंने कहा कि नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दिया कि वो गुणदोष के आधार पर नियम 267 के संबंध में फैसला लेंगे। कल सभापति ने नियम 267 के तहत 6 नोटिस खारिज किए थे। नियम 267 के तहत किसी सूचीबद्ध कार्य को स्थगित किया जा सकता है ताकि सभापति की मंजूरी से किसी जरूरी मामले को उठाया जा सके। I am constant to observe that in spite of a very comprehensive ruling, in spite of thorough focus on the rule, its requirements, the compliance could not have been more desirable. It is lacking, Tiwari ji, on every element of Rule 267. I have carefully gone through your notice. Given the high stature you have and long parliamentary career, I will appeal to you as a very senior member of the House to kindly bestow attention and help me develop wholesome practices so that we are in compliance of the rules. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि 12 दिसंबर को उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से अनुरोध किया था कि वे सुविधा के लिए अपने सदस्यों के बीच सीट आवंटित करें ताकि नियमों के अनुपालन के दौरान यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदस्य अपनी सीट पर हैं कि नहीं। I am constant to observe that my request has not drawn the desired attention till date, and parties such as INC, AAP, TRS, Shiv Sena, JDU, and SP are yet to allocate seats amongst their members. I once again request you to kindly expedite and forward your details without any further delay to the table during course of the day. और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से आगामी विकास योजनाओं के संबंध में चर्चा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस साल अगस्त के मध्य से दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों में कमी आ रही है। चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के उप स्वरूप BF7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए हैं। गुजरात से 2 मामले सामने आए हैं, जबकि ओडिशा से 1 मामला सामने आया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते पंजाब में घुसने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन भारतीय सीमा चौकी भरोपाल के उस पार पाकिस्तान की सीमा से 20 मीटर अंदर गिरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काउंटर टेररिज्म पर वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि जब आतंकवाद का खतरा बढ़ता है तब इससे लड़ाई के लिए सदस्य देशों को साझा संकल्प लेना होगा। भारत का वाहन कलपुर्जा उद्योग वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में 34.8% की दर से बढ़कर 2.65 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कल पुर्जों का निर्यात 8.6% बढ़कर 10.1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए। देउबा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पार्टी महासचिव गगन कुमार थापा को 39 वोटों से हराया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में महिलाओं की विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के तालिबान के फैसले की निंदा की और आगाह किया कि कट्टरपंथी इस्लामी शासन को इसके परिणाम झेलने होंगे। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की वैज्ञानिक कार्तिका राजीव को वर्ष 2022 के बेन बैरेस स्पॉटलाइट अवार्ड के लिए चुना गया। कार्तिका मानव रोग जनको क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस पर काम कर रही हैं। अर्जेंटीना की विश्व कप में 36 साल बाद दर्ज की गई जीत का जश्न मनाने और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए ब्यूनस आयर्स की सड़कों पे लाखों लोग उतर आए, जिससे हर तरफ जाम लग गया और खिलाड़ियों की परेड भी बीच में रोकनी पड़ी। और आइए इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए संसद टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी ने कहा कि आज लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने यह दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियां काफी कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की पूर्वोन्मुख नीति के तहत इस क्षेत्र में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने एक सरकारी जमीन के आवंटन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की। कोलकाता हाईकोर्ट ने बोंगतुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी लल्लन शेख की सीबीआई हिरासत में मौत की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से कराने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी।
अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास संपर्क सुविधा सुधारने के लिए सरकार ने एक क्षेत्र में और मोबाइल टावर लगाने का फैसला किया है। बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल 23 नए मोबाइल टावर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को मदरसों में शुक्रवार को के बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस पर अंतिम निर्णय बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी को आईएनएस मोरमुगाओ युद्धपोत पर प्रदर्शित किया गया। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी को आज आईएनएस मोरमुगाओ युद्धपोत पर प्रदर्शित किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सर्दियों के दौरान बर्फ से ढके केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। केदारनाथ मंदिर की बाहरी दीवारों पर हाल ही में सोने की परत चढ़ाई गई है। ऐसे में सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की गई है। और आइए अब मौसम की बात कर लेते हैं। पहलगाम समेत कई स्थानों पर पारा जो है वो शून्य के नीचे चले जाने के साथ ही कश्मीर घाटी में भयंकर सर्दी चिल्लई कला का दौर जो है वो शुरू हो गया। पहलगाम में रात का तापमान शून्य के नीचे यानी कि 6.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कश्मीर में कई स्थानों पर पिछली रात इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही और डल झील समेत घाटी के जलाशयों यहां तक कि नलों का पानी भी जम गया। श्रीनगर में पिछली रात न्यूनतम तापमान शून्य के नीचे 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पारा शून्य से 4.6 डिग्री नीचे चला गया। चिल्लई कला 40 दिनों का एक ऐसा दौर होता है जब कश्मीर घाटी शीतलहर की चपेट में आ जाती है और तापमान काफी घट जाता है। इस अवधि में हिमपात की प्रबल संभावना रहती है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है। चिल्लई कला का समापन 30 जनवरी को होगा और इसके बाद भी कश्मीर घाटी में शीतलहर बनी रहती है और फिर 20 दिनों का चिल्लई खुर्द और 10 दिनों का चिल्लई बच्चा का दौर रहता है। और पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भीषण शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज भी कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर 400 मीटर तक चली गई और रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। 18 ट्रेन 1.5 से 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। हालांकि दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन सामान्य है। चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के कारण 3 उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे पर लौटा दिया गया। उनका मार्ग बदल दिया गया। कम तापमान, उच्च नमी और स्थिर हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आसमान में घने से बहुत घने कोहरे की परत बरकरार है। वहीं अटारी वाघा सीमा पर घना कोहरा और शीतलहर जारी है। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ के जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका युद्धग्रस्त यूक्रेन को 1.8 अरब डॉलर की सहायता देगा, जिसमें पहली बार उसके लड़ाकू विमानों के लिए एक पैट्रियट मिसाइल बैटरी और सटीक निशाना लगाने में सक्षम बम शामिल है। ये सहायता ऐसे वक्त में दी जा रही है जब बाइडेन प्रशासन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का वॉशिंगटन में स्वागत करने के लिए तैयार है। जेलेंस्की वॉशिंगटन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। जेलेंस्की यात्रा के दौरान कैपिटल हिल में कांग्रेस को संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने रूस के मिसाइल हमलों से बचने के लिए यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कवायद के तौर पर उसे अत्याधुनिक हथियार भेजने का फैसला किया है। क्रिसमस के मौके पर बेल्जियम के पेराडाइज चिड़ियाघर में जानवरों को खास उपहार दिए गए। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इनकी खूबसूरत तस्वीरों के साथ। रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।